हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंडो चाइना में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया। आज देखिए आगे बढ़ते हैं। साफ सफाई, हाइजीन, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध, यानी कि हर छोटी छोटी बात पे जो प्रतिरोध हुआ। मैं बहुत छोटी चीजें आपको बताऊंगा, इसमें आपसे समझिएगा कि कैसे उपनिवेशवाद के खिलाफ केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही संघर्ष नहीं चल रहा था, बाकी जगह भी हो रहा था। अलग अलग तरीके से जनता अपना गुस्सा व्यक्त कर रही थी। तो हनोई पर प्लेग का हमला, देखिएगा इस घर को, देखिएगा किस तरीके से बनाया गया है। ये आधुनिक हनोई का एक घर है और इस तरीके से इमारतें वहां बनाई जाती थी। अब हुआ ये कि जो स्वास्थ्य और साफ सफाई की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों ने वियतनाम को आधुनिक बनाना था, तो उसके लिए काम किया। तो हनोई एक शहर है, उसका पुनर्निर्माण उन्होंने किया। अब उसके लिए जो वहां की वास्तुकला है उसमें नए विचार लाए, इंजीनियरिंग अच्छी सी लाई उन्होंने, निपुणता का अच्छा इस्तेमाल किया। तो इसमें क्या हुआ, 1903 में हनोई के जो नया नया उन्होंने आधुनिक भाग बनाया, यानी कि आधुनिक शहर जो बनाया, वहां पर ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। प्लेग जो होता है वो चूहों से होता है। अब ये जो प्लेग फैला, उसके लिए जो फ्रांसीसियों ने किया उससे बड़ा सामाजिक तनाव पैदा हुआ। अब हुआ क्या, इसको समझना पड़ेगा। हनोई में जो हनोई के जो फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से हैं, बड़ा खूबसूरत, बड़े बेहतरीन बना दी। चौड़ी सड़कें थी, बढ़िया निकासी का इंतजाम था। जो देसी बस्तियां थी, यानी वियतनामियों की जो बस्तियां थी, वहां ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। पुराने शहर में कचरा था, गंदगी था, वो सब बहता रहता था। बरसात आ जाती थी तो आपको गंदगी जो है वो तैरती हुई दिखाई देती थी। अब हुआ ये कि फ्रांसीसियों ने अपने भाग को स्वच्छ बनाने के लिए क्या किया, सीवर सीवर बनाए नीचे अपने घरों के, जमीन के नीचे सीवर बने। अब ये जो सीवर थे बड़े खुले खुले थे, यहाँ पर आए चूहे। चूहों का बड़ा मजा आया, उनको बहुत अच्छा रास्ता मिला। अब वो पूरे शहर में घूम सकते थे कि नीचे 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 सीवर बने थे। अब पूरी जगह वो घूमते थे बकायदा। यहाँ पर जो घर थे फ्रांसीसियों के घर में भी आने लगे वो। अब क्या किया जाए, फ्रांसीसियों ने जो किया था अच्छी के लिए किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां तो चूहे आ गए। चूहों को बड़ा अच्छा मजा आया क्योंकि बहुत क्लीनलीनेस थी, और क्लीनलीनेस मतलब जाने आने की सुविधा थी उनके चूहों के लिए। अब चूहों की हुई धरपकड़, पकड़ धकड़, इस अब घुसपैठ हो गई थी चूहों की। तो 1902 में चूहे पकड़ने के लिए काम शुरू हुआ। तो इसके लिए वियतनाम किसको रखेंगे, वियतनामियों को रखेंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए चूहा पकड़िए, इनाम ले जाइए। तो बहुत सारे चूहे पकड़ने लगे लोग। जैसे 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए, लेकिन चूहे खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब वियतनामियों को समझ में आया कि देखो साहब, इनको चूहे तो मारने ही है, ये चूहे पकड़ने ही है। इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, इनसे ट्रेड करते हैं, सामूहिक मिलके इन, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अपने शर्तों पे काम करते हैं। कैसे, जो लोग सीवर के में घुस रहे थे वो एकजुट हो जाएंगे या एकजुट हुए। और मजदूरों को पैसा कैसे मिलता था, मजदूरों को पैसा ये मिलता था कि जब वो चूहे को पकड़ते थे, कि चूहे को मार देते थे, कैसे पता चलता था, उनको सबूत के तौर पे चूहे की पूंछ दिखानी पड़ती थी। अब होता क्या था कि ये लोग मजदूर क्या करते थे, ये चूहे को पकड़ते थे, उसकी पूंछ तो काट लेते थे और चूहे को छोड़ देते थे। चूहे तो खत्म नहीं हुए और पूंछ के बदले वो पैसे भी मिल रहे थे। और कुछ लोगों ने तो और कमाल किया, कुछ लोगों ने बाकायदा चूहे ही पालना शुरू कर दिया। चूहे पालो, उसकी पूंछ काटो, क्योंकि पूंछ तो दोबारा बढ़ जाती है, पूंछ काटो, दिखा दो और पैसे ले लो। तो इस तरीके से प्रतिरोध असहयोग किया इन्होंने, ये फ्रांसीसी, ये वियतनामियों ने फ्रांसीसियों के लिए। फ्रांसीसियों को समझ में तो आ गया, उन्होंने ये योजना बंद कर दी। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ मजाक हो रहा है। तो प्लेग खत्म नहीं हुआ। अब बहुत सालों तक ये बीमारी फैली रही। तो ये जो चूहे के आतंक है, इससे आप हमें पता क्या चलता है, इससे एक अंतर विरोध जो थी उसको किस तरीके से लोगों ने किया। अब चूहा पकड़ने वालों की जो हरकत है उससे हमें पता लगता है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसमें भी वियतनामी जो है उसको, उन लोगों का विरोध कर रहे थे, अलग अलग तरीके अपना रहे थे विरोध के। अब आती है बात धर्म और उपनिवेशवाद, इसमें कैसा विरोध हुआ। देखिए, जहां पर वर्चस्व की बात होती है, क्योंकि जब एक कॉलोनी बनाया है किसी ने भी,
चाहे वो अंग्रेज हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, पोर्चुगीज हो। तो इसमें निजी और सार्वजनिक जीवन सभी जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो फ्रांसीसियों के पास सैनिक ताकत तो थी, उन्होंने कब्जा तो किया था, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है वहां का, वियतनाम का, उसको भी वो बदलना चाहते। धर्म ने औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन यहाँ प्रतिरोध भी हुए। कैसे हुए देखिएगा। एक कन्फ्यूशियस, एक चीनी विचारक थे जिन्होंने सदाचार, व्यवहार बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। उन्होंने जो कन्फ्यूशियस का मतलब ये था कि उनका जो सिद्धांत था उसमें बड़े बुजुर्ग, माता पिता, इनका आदर करना है, और जो राजा और प्रजा का संबंध वैसा होना चाहिए जैसे माता पिता और बच्चों का होता है। ये कन्फ्यूशियस विचार था इनका। तो ये शब्द आएगा इसलिए मैंने बताया कि वियतनामी जो थे उनके जो धार्मिक विश्वास था, कई लोग बौद्ध धर्म मानते थे, कई लोग ये कन्फ्यूशियसवाद मानते थे, कई स्थानीय रीति रिवाज थे। अब फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसी मिशनरी ने खास तौर पे ईसाई धर्म बनाने का, लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया। अब वियतनामियों को खास तौर पे जो उनकी जो मतलब वो जो सोच थी, जैसे वो कई वियतनामी ये कहते थे कि हमें तो जो बाहर की शक्तियां हैं वो दिखती है, हमें तो ये दिखता है। मतलब उनके जो विचार थे वो फ्रांसीसी समझ नहीं पा रहे थे। इसमें क्या हुआ कि 18वीं सदी से बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन है वो पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उनकी उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि कई सारे जो इंटरनल जो धर्म थे, धर्म मानने वाले थे, वो इनके खिलाफ, जो कॉलोनी जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ विद्रोह या फिर जागृति उनमें पैदा हो रही थी। अब देखें कि 1868 का जो स्कॉलर्स रिवोल्ट है, विद्वानों का विद्रोह हुआ, जो फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ, क्योंकि फ्रांसीसी ने कब्जा कर लिया था और साथ में वो ईसाई धर्म भी प्रचार कर रहे थे, इसके खिलाफ ये स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। एक यहाँ पे चित्र दिखाता हूं मैं आपको, एक कैथोलिक मिशनरी है, फादर बोरी, इसका सर कलम किया जा रहा है। तो इस तरीके से शुरू आंदोलन हुए। तो इस आंदोलन की जो बागडोर है वो शाही अफसरों के हाथ में थी। जो अफसर थे वो कैथोलिक धर्म और खास तौर पे जो फ्रांसीसी सत्ता है वो जो बढ़ रही है उसके खिलाफ थे। उन्होंने जो न्यूगुअन और हातियन, ये जो प्रांत है उसमें जो बगावत हो रहे थे उसका बाकायदा नेतृत्व किया, और 1000 से ज्यादा, जो मैंने चित्र दिखाया आपको, ईसाइयों को मार भी डाला। अब कैथोलिक मिशनरी ये 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं सदी के शुरुआत से ही जो स्थानीय लोग हैं उनको ईसाई बनाने में लगे हुए थे, और 18वीं सदी के आते आते 3 लाख लोगों को उन्होंने ईसाई बना भी लिया था। अब फ्रांसीसियों ने ये जो 1868 का आंदोलन हुआ था उसको तो कुचल डाला, लेकिन जो बाकी देशभक्त थे, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आंदोलन दबा डाला तो लोगों के विचार कम हो गए। ये एक तरीके का उत्साह, देशभक्तों में एक उत्साह आ गया कि देखिए इन्होंने कुचल डाला लेकिन हम कुछ कर जरूर सकते हैं। तो इसमें एक कुछ शब्द आएंगे। एक तो समन्वयवाद है, एक यात्रा शिविर है। समन्वयवाद ऐसा विश्वास जिसमें भिन्नताओं की बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे से साथ लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि अलग अलग जो विचार है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, सब आपस में भाई भाई, सब अपने अपने धर्म फॉलो करें लेकिन सब एकजुट मिलकर रहे, क्योंकि लकड़ियां जब साथ रहती है तो कोई तोड़ नहीं सकता। अब बाहर वाले या हमारे देश में जो दिक्कत है वो इसी तरीके से बाहर वाले क्यों कर जाते हैं काम, क्योंकि एकजुटता थोड़ी सी कम दिखती है। यात्रा शिविर एक ऐसी तरह की जेल है जहाँ पर बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में डाला जाता है और उसके बाद उनको यात्रा दी जाती है, कई बार उनको मार भी दिया जाता है। तो वियतनाम का जो बड़ा वर्ग था, अभिजात चीनी भाषा और अभिजात वर्ग जो है वो चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद, मैंने आपको समझाया था कन्फ्यूशियसवाद क्या होता है, इसकी शिक्षा लेते थे। लेकिन जो किसान थे वो वहां की पारंपरिक जो परंपराएं थी, मतलब जो वही उस इलाके की बौद्ध धर्म और बाकी इनका मिक्सचर मानते थे, मतलब मिक्सचरों को माना करते थे। बहुत सारे वियतनाम के बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के जरिए फैले थे जिनका ये दावा था कि उन्होंने वाकई ईश्वर को देखा हुआ है, भगवान को देखा हुआ है। अब इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन जो फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे, लेकिन कुछ जो है वो इनके खिलाफ थे।
हुआ हाउ एक ऐसा ही आंदोलन था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। तो हरे भरे जो मैंने आपको नदी बताई थी शुरुआत में, मेकोंग डेल्टा, इसमें बड़ी लोकप्रियता मिली इस इलाके में। अब इस आंदोलन, ये जो आंदोलन है 19वीं सदी के उपनिवेशवाद के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसमें उपजे विचारों से प्रेरित था। तो हुआ हाउ आंदोलन के संस्थापक का नाम जो था वो था हुइन फूसो। हुइन फूसो ये जादू टोना किया करता था, ये गरीबों की मदद भी करता था। अब व्यर्थ खर्चे के खिलाफ ये और जो उद्देश्य है उनके उद्देश्यों का लोगों पे काफी असर था। जो बालिका वधू बच्चों की, लड़कियों की जो खरीद फरोख्त थी, शराब अफीम, इसके खिलाफ थे ये साहब, ये हुइन फूसो। अब फ्रांसीसियों को तो ये खत्म करना था। ये जो हुइन फूसो को बहुत सारे लोग मानते थे, तो उन्होंने हुई फूसो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी ये जो बंदा है उसको पागल बोंजे कहते थे, पागल खाने में डाल दिया। अब आपको सुन के आश्चर्य हो गया कि जो डॉक्टर इनको ठीक करने आया था वो भी इनका अनुयायी बन गया। फिर आखिरकार 1941 में डॉक्टरों ने, फ्रांसीसी ने मान लिया कि ये पागल नहीं है। उसके बाद इन साहब को, जो फूसो साहब है, इनको लाओस भेज दिया गया, निष्कासन कर दिया गया, और इनके जो समर्थक थे, अनुयायी थे, उनको उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप यातना शिविर में डाल दिया। तो इस तरीके से जो अंतर्विरोध हुआ, खासतौर पे धर्म के नाम पर भी, और राजनीतिक दलों को जो भी चीजें करनी थी, अब साम्राज्यवादी भावनाओं को अगर देखें तो ये जो आंदोलन थे, चाहे धर्म की बारे में बात करें, चाहे शिक्षा के बारे में बात करें, या छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करें, इसके खिलाफ लोगों का व्यवहार बदला और लोगों में राष्ट्रवाद, देश के लिए भावना जागृत हुई, ताकि इसी से वो लोग इन सब चीजों का विरोध कर पाए। इंडो चाइना में क्या हो रहा था, खासतौर पे जो इलाका हम ले रहे हैं वो है वियतनाम। सभी तौर पे सभी इलाकों में, सभी फील्ड्स में जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद है उसका विरोध तो हो रहा था, लेकिन ये जो आधुनिकीकरण की संकल्पना है, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है, देश जिस हाल में है उससे आगे बढ़ना है, मॉडर्नाइज होना है, तो उसके सामने सभी राष्ट्रवादी जो थे, नेशनलिस्ट थे, जो अपने देश के लिए थोड़ा से आगे थे या अपनी राष्ट्रवादी भावना उनमें आ गई थी, उनमें कुछ सवाल थे कि आधुनिक होने का क्या मतलब है, मॉडर्न होने का क्या मतलब है, किस तरीके से किसी को राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। क्या ये जो आधुनिक बनने का मतलब ये है कि पुरानी परंपराओं को, पुराने जो ट्रेडिशन है उसको पिछड़ापन मान लिया जाए और उनको बस हटा दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, जो जमाने से चला आ रहा है? क्या पश्चिम यानी कि वेस्टर्न, इसको ही आप मान लें कि यही सभ्यता का प्रतीक है, कि यूरोप में जो हो रहा है, यूरोप के जो देश है वही सभ्य है और उनकी नकल हम करें? तो ये जो सवाल उठे उसके जवाब कई तरीके थे। कुछ जो बुद्धिजीवी थे, जो समझदार लोग थे, जो विचार करते थे, उनका ये मानना था कि अगर हम जो हमारी घरेलू परंपराएं हैं, वियतनामी परंपराएं अगर हैं, अगर इसको मजबूत करें, तभी हम जो वेस्टर्न कल्चर है, फ्रांस का या किसी और देश का, इसका जो कल्चर का जो प्रभुत्व पड़ रहा है, इसका जो इफेक्ट हो रहा है, इसका जो प्रभाव है, इसको हम काउंटर कर सकेंगे, इसको हम विरोध कर सकेंगे। तो ये भी है कि पश्चिम से सीखना भी जरूरी है। कहने का मतलब पुरानी चीजों को जारी रखा जाए या अपनी परंपराओं को मजबूत रखा जाए, और साथ में सीखना भी जरूरी है जो हमको नया मिल रहा है। तो बहुत सारी गंभीर बहसें हुई इस पे। जो कन्फ्यूशियस लोग थे, आपको याद है मैंने कन्फ्यूशियस के बारे में आपको बताया था, तो 19वीं सदी में जो फ्रांसीसियों का विरोध कर रहे थे, उनके नेता या उनका नेतृत्व किनके हाथों में था? जो कन्फ्यूशियस विचारधारा वाले थे, वो विद्वान थे, और उनको ये लग रहा था कि हमारी दुनिया तो बिखर रही है। अब कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूशियन परंपरा में एक फान बोई चाउ, ये साहब कन्फ्यूशियस परंपरा से शिक्षित थे।
बड़े इंपॉर्टेंट आदमी रहे, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट थे। इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई, ये बनाई और बड़े अहम नेता बन गए जो कॉलोनी फ्रेंच कॉलोनी के विरोध में बात कर रहे हैं या उनके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और इस पार्टी, जिस पार्टी का हमने नाम लिया रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तानहाई, इसके जो मुखिया थे वो राजकुमार कुआंग दे ये साहब थे, जिनका हमने अभी नाम लिया फान बोई चाउ। इन्होंने 1905 में जो चाइना के चीनी सुधारक लियोंग किचाओ चाइना के सुधारक थे, उनसे भेंट की योकोहामा में, उनसे प्रभावित भी थे। और इनकी बड़ी, ये जो फान साहब है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी प्रभावशाली बुक थी, एक पुस्तक थी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये इन्होंने जो लियोंग साहब है, चाइनीज लियोंग साहब, इनकी सलाह ली, इनका बड़ा प्रभाव था, उसके हिसाब से इन्होंने लिखी। तो इनकी किताब बड़ी बिकी, नाटक भी उस पर खेला गया। और ये जो किताब थी इनकी, जो फान बोई चाउ साहब ने लिखी, इनमें दो विचार थे। एक कि देश की जो इंटीग्रिटी है, देश का जो अपनापन है, संप्रभुता है, इसका नाश, यह खत्म हो रहा है। और दूसरा कि जो उच्च वर्ग है, अभिजात वर्ग है, चाइना और वियतनाम, क्योंकि ये चाइनीज सुधारक लियांग किजाओ से वो थे, इन्फ्लुएंस थे, तो जो चाइना और वियतनाम का एक संस्कृति वाला संबंध, आपको याद होगा पहले मैंने बताया था कि वियतनाम चाइनीज संस्कृति से बड़ा संबंधित था। तो वियतनाम चीन के संबंधों का, खास तौर पे सांस्कृतिक संबंधों का टूटना हो रहा है और देश की संप्रभुता जो है, अपनापन जो है, वो खत्म हो रहा है। तो ये दोहरा नाश, उनके हिसाब से दोहरा विनाश हो रहा है फान बोई चाउ साहब के नाम पे, क्योंकि उनके हिसाब से। तो बहुत सारे सुधारक भी इस तरीके से सोचने लगे, जैसे फान बोई चाउ। ये तो कई लोग इसके इस तरीके से सोचते थे, बट कुछ लोग ऐसे थे, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई सारे नेशनलिस्ट ऐसे थे जो ये चाउ साहब की बात से एग्री नहीं करते थे, असहमत थे। फान चू त्रिन ये ऐसे नेता थे जो बोई चाउ के साहब उसके हिसाब से या उनके विचारों से बड़े वो नहीं थे, खुश नहीं थे। वो ये जो राजशाही है और राजतंत्र है, जिसमें राजा होता है, बाकी प्रजा होती है, उसके बड़े विरोधी थे। उनका कहीं पर भी ये मानना नहीं था कि अगर हमको फ्रांसीसियों को देश से निकालना है तो हम राजा की या शाही दरबार की सहायता लें। वो ये चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी बने, लोगों का राज हो, लोकतांत्रिक गणराज्य बने। लेकिन उनमें एक और बात थी, वो जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो त्रिन्न साहब थे, जो इनके खिलाफ थे चाउ साहब के, उनका ये भी मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसको पूरी तरह से हम नकार नहीं सकते, वो हम पूरी तरह नकार नहीं सकते, क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी भी अच्छी चीजें हमें लेनी पड़ेगी। अब फ्रांसीसियों को ऐसा कुछ करना चाहिए देश के लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन फ्रांसीसी हमारे देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। अपने आदर्शों का जो आदर्श फ्रांसीसी लेके आए हैं वो खुद ही उसका अनुसरण नहीं कर रहे। ये आपके त्रिन्न साहब का कहना था। अब उनका ये मानना था, ये त्रिन्न साहब का, कि देखिए फ्रांसीसी शासक जो है ये वियतनाम को एक बड़ा देश बनाए, वैधानिक जो अलग अलग शिक्षण संस्थान है उसको लगाए ताकि लोगों को ट्रेनिंग मिले, और जो कृषि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री उद्योग लगाने में फ्रांसीसी शासक वियतनामियों की मदद करें। ये त्रिन्न साहब का सोचना था। अब जापान और चीन ये ऐसे देश हैं, जापान तो काफी आगे निकल गया था, चीन ने भी काफी तरक्की की थी। तो आधुनिक बनने के जो और तरीके हैं, जापान और चीन से क्या चीज ली गई उस समय, उसको समझिएगा। जो पहले के नेशनलिस्ट थे वियतनामी जो लोग शुरुआती नेशनलिस्ट थे, उनका जापान और चाइना से बड़ा बढ़िया संबंध था, क्योंकि वो ये मानते थे, क्योंकि जापान और चीन काफी बढ़िया देश थे उस समय और इनमें काफी बदलाव हुआ। तो एक तो ये इससे इन्फ्लुएंस है कि जापान और चीन काफी आगे बढ़ गए, और दूसरा ये था कि अगर हम फ्रांसीसियों से बचें, फ्रांसीसी पुलिस से बचना है, तो हम कहाँ जाएं? जापान और चाइना। तो पर बकायदा एक नेटवर्क बना हुआ था, ये एशिया के देश थे ना, जापान, चीन, वियतनाम, तो एक नेटवर्क से बना हुआ था।
20वीं सदी का जो पहला दशक है उसमें पूरब की ओर चलो, ये भी आंदोलन काफी तेज हुआ था। इसमें कई सारे वियतनामी जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर शिक्षा लेने गए जापान में। अब मेन उनका जो मुद्दा था वो ये था कि देखिए, फ्रांसीसियों को वियतनाम से हटाना है और कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए। और फ्रांसीसियों ने जो राजवंश जो पहला था, गुयेन, जो राजवंश जिसको फ्रांसीसियों ने हटाया था, उसको दोबारा ला दिया जाए। ये इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों की सोच थी। इनको हथियार से भी, विदेशी हथियार से भी कोई परहेज नहीं था। वो कहते थे कि भाई हमें करना है तो हम सारी चीजें हमारे लिए जायज है। अब क्योंकि जापान जो है वो एशियाई देश था, तो उन्होंने मदद मांगी जापान से। जापान बहुत आगे निकल चुका था, मॉडर्नाइज कंट्री। आज तो बहुत नाम है, लेकिन उस समय भी बहुत आगे था। अब जापानियों ने जो पश्चिम, ये जो पश्चिम यानी कि हम वेस्ट या यूरोप की बात करें, तो जब वेस्ट वालों ने जापान को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की, जापानियों ने जबरदस्त विरोध किया इस बात का। अब 1907 में रूस पर जापानियों ने विजय भी प्राप्त कर ली, तो अब लोग मानने लगे हाँ भाई, जापान के पास तो दम है, इसने तो रूस तक को धूल चटा दी। तो वहां पर टोक्यो में वियतनामी जो विद्यार्थी गए थे पढ़ने के लिए, उन्होंने रेस्टोरेशन सोसाइटी बना ली। लेकिन जापानी गृह मंत्रालय जो था, उसको ये चीज पसंद नहीं आई। 1908 में उन्होंने इसको दबाना शुरू किया, इन सब चीजों को खत्म करना शुरू किया। और फान बोई चाउ ये साहब और उनके साथ कई लोगों को जापान से निकाला गया। और वो कहाँ गए? चाइना गए, थाईलैंड गए, वहां शरण लेनी पड़ी इनको। चीन में जो हो रहा था उससे भी वियतनामी काफी प्रभावित थे। सुन यात सेन, यहाँ ये जो साहब है चाइना के, इन्होंने आंदोलन जबरदस्त चलाया। और ऐसा आंदोलन चलाया कि जो सालों से जो राजवंश चला आ रहा था, उसको उन्होंने गद्दी से हटा दिया। और वहां पर बाकायदा गणराज्य यानी कि डेमोक्रेसी की स्थापना की। किन साहब ने? सुन यात सेन साहब ने। अब इससे वियतनामी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने भी एक वियतनाम कुआन फुक होई यानी कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन बना डाली। इसका मतलब ये था कि अब फ्रांस का जो विरोध होना है, या उस फ्रांस के से जो स्वतंत्रता पानी है, उसके आंदोलन का शेप बदल गया था, स्वरूप बदल गया था। मतलब ये लोग ये नहीं चाह रहे थे कि भाई अब इनको हटा के राजशाही ला दी जाए, फ्रांसीसियों को हटा के। अब सभी लोगों का जो स्वतंत्रता संग्रामी बन रहे थे, उनका ये था कि नहीं, अब तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लोगों का शासन चाहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य हमें चाहिए। अब अलग तरीके से ये जो चीजें हुई उसको हम अभी देखेंगे, लेकिन इस चित्र को देखिए। ये जो है साम्राज्यवादी जो जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, उनको खदेड़ते हुए ये वियतनामी लोग दिख रहे हैं। तो आज यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।